आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 1 से लेकर 7 जून का। और ये हेल्पफुल रहने वाला है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। बैंक ऐसी रैली सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। मोस्टली बैंक के लिए जो है मैं वीडियो सुनाता हूँ, तो बैंक के जो एक्सपेरेंट है अगर वो देख रहे होंगे तो वो फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें हम नेशनल अफेयर्स में पहले अप्रूवल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले अप्रूवल की तरफ आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो है इस स्कीम को चलाया जाएगा। ये स्कीम पहले भी चला आ रहा था और इसका जो है इसका एक्सटेंशन किया गया, ठीक है। तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने का हेल्प करता है फार्मर्स को। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। अब सबवेंशन का मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ जो भी इंटरेस्ट रहता है उसमें माफ़ी मिलेगी फार्मर्स को। कितने लोन तक? 3 लाख तक। अगर कोई फार्मर अगर 3 लाख तक लोन ले रहा है, ठीक है, अंडर दिस स्कीम, तो उसको जो है कुछ न कुछ इंटरेस्ट में माफ़ी मिलेगी। हम उसको आगे पढ़ेंगे। और अगर बात करें कि अगर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में लोन ले रहा होगा तो उसको 2 लाख तक ले सकता है, और उसमें भी जो है सेम तरह के इंटरेस्ट रेट की माफ़ी मिलेगी जैसे फार्मर्स को मिलने वाली है। कितनी मिलेगी? तो अगर मान लेते कोई भी फार्मर अगर बैंक जाता है तो बैंक में जाके अगर फार्मर ने बोला कि मेरे को जो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत मुझे जो है ये सामान या तो ये ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो उस केस में बैंक क्या बोलेगी? बैंक बोलेगी आपको जो लोन मिलेगा वो 8.5% में मिलेगा, लेकिन हम जो है आपको डिस्काउंट करके देंगे 1.5% से, और आपको जो वो जो लोन है वो 7% में मिल जाएगा। अब बैंक को जो ये 1.5% है ना, ये 1.5% ये गवर्नमेंट जो है वो बैंक को देता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो 7% है वो जो फार्मर्स है उनके ऊपर लगेगा विथ 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन टू द लेंडर इंस्टीट्यूट, जैसे बैंक हो गया। तो बैंक को जो है गवर्नमेंट जो है रिमेनिंग जो परसेंटेज रह गया वो जो देने का काम करेगा, ठीक है। तो बैंक अगर 8.5 चार्ज कर रही होगी तो वो माइनस करके जो है फार्मर्स को 7% में जो है इंटरेस्ट दिया जाता है, और बाकी जो 1.5% रह गया वो गवर्नमेंट देने का काम करेगी बैंक को अंडर दिस स्कीम। और इसके साथ अगर बात करें फार्मर ने अगर रीपेमेंट कर दिया टाइम पे, तो उस केस में फार्मर को जो है अप टू 3% जो है इंसेंटिव भी मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब फार्मर को जो है 7% में तो लोन मिल गया, ठीक है, 7% इंटरेस्ट में लोन मिल गया। मान लेते कि फार्मर ने जो है राइट टाइम पे पे किया, ठीक है, तो उस केस में जो फर्स्ट ईयर में जो रहेगा इंटरेस्ट वो 6% का रह जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में भी उसने राइट टाइम पे पे किया तो उस केस में वो 5% का रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर और टाइम पे पे किया, मतलब उसी टाइम पे पे किया, तो उस केस में उसका 4% रह जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स जो है 4% जो है फार्मर को लोन का जो है पेमेंट करना पड़ सकता है। मतलब मिनिमम तो मिनिमम जो है 4% जो है पेमेंट करना पड़ सकता है, और इससे ज़्यादा कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फिर 4% हो गया उसका नेक्स्ट ईयर और पेमेंट कर दिया टाइम पे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्स टू मैक्स बोला गया 3% जो है इंसेंटिव दिया जा सकता है। तो 7% में से अगर 3% माइनस करें तो 4% जो है मैक्सिमम जो है लोन में जो है इंटरेस्ट रेट मिल सकता है फार्मर्स को, ठीक है। तो इसे ध्यान देने की, अगर फार्मर ने अगर सही टाइम पे किया तो उस केस में इनको जो सबवेंशन है उसके अंतर्गत जो है इंटरेस्ट जो है कम लगेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जैसा स्कीम था वैसे चला आते रहेगा। जैसे आप देख सकते हो नो स्ट्रक्चरल चेंज, और जैसे स्कीम पहले चला रहा था वैसे ही चलते आएगा, बस इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 या तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, ठीक है। कुछ की इंपॉर्टेंट वो भी आपको ध्यान देना है कि जो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये एक तो KCC अकाउंट के अंतर्गत आता है, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत बोला है कि टोटल 7.75 करोड़ जो है फार्मर जो है इस बार कवर्ड थे, ठीक है। तो ये डेटा है, आपको इसको याद रखते हुए चलना है। उसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाया KCC के अंतर्गत जो है इंक्रीमेंट हुई है, और 2024 दिसंबर के बारे में बात करें तो 10.05 लाख करोड़ जो है बढ़ चुका है। पहले जो था वो 4.26 लाख करोड़ था, अब इसको बढ़ा के जो है 10.05 लाख करोड़ पे कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करें ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का, तो ये जो है पहले 7.3 लाख करोड़ था, अब इसको बढ़ा के जो है 25.49 लाख करोड़ पे हो चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो देख सकते हो कि हर जगह से जो है बढ़ोतरी हो रही है इस स्कीम की वजह से। और इसके साथ ही जो है किसान ऋण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 में, जिसके अंतर्गत ये स्कीम का फ़ायदा या तो जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल के अंतर्गत रहता है, और इसके अंतर्गत जो है अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इसके अंदर, ये कहना था, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव कर दिया है 69 रुपये करके पर क्विंटल राइस इन एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी का जो है पैडी का उसका जो है 69 रुपये जो है पर क्विंटल बढ़ाया गया है, और ये अब अपकमिंग जो खारिफ सेशन है उसके लिए बढ़ाया गया है। ये डिसीजन लिया गया बाई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ये चीज़ ध्यान देना, किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया। इसके साथ कुछ और डेटा भी याद रखना है, जैसे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका मतलब क्या है कि जो किसान है उसको इतना मिनिमम पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पर क्विंटल जो है वेरी करता है 2500 से लेके 3500 तक, मतलब 3500 तक, तो यहाँ तक वेरी करता है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे एज ए एमएसपी फॉर पल्सेस या पैडी के लिए, तो उस केस में जो भी होलसेलर खरीद रहा होगा फार्मर्स से, या तो जो भी दूसरा जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहा होगा, उसको 2500 रुपये तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। उससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन 2500 रुपये मिनिमम देने ही पड़ेंगे अगर एमएसपी सेट कर दिया गवर्नमेंट ने तो। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है एमएसपी का। और अगर बात करें जो नगर सीट है उसके जो है बढ़ाया गया है 820 एज अ हाइस्ट एमएसपी का बढ़ाया गया है। उसका रागी का जो है 596 बढ़ाया गया, कॉटन का जो है 589 बढ़ाया गया, और सीसा मुम का जो है 579 बढ़ाया गया। तो ये टोटल इंक्रीमेंट देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, एक तो पैडी का जिसका 69 रुपये पर क्विंटल कर बढ़ाया, और एक नगर सीट का याद रखते हुए चलना है। ठीक है, और बात करें कि बहुत सबका जो है एमएसपी चेंज किया गया है, बट इम्पॉर्टेंट ये जो है इसको याद रखते चलो, बाकी आपको याद नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि कम से कम पढ़ो और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, कम से कम पढ़ के भी आप उतना स्कोर कर पाओ जितना एक बोल सकते हैं कि जो मंथली पढ़ के जाता है 300-400 पेज का, तब भी जो है आप उनको टक्कर दे पाओ। उस हिसाब से मेरा कंटेंट रहता है, और मेरा मोटिव भी है कि आपको रिलेवेंट कंटेंट दिया जाए। तो इसके से कंटेंट को जो छोटा किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही पढ़ के जाती है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 14 खारिफ क्रॉप्स है, और इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देकर रखी है। अगर आप किसी को पढ़ना रहेगा तो वेबसाइट में आकर पढ़ सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट के, बट एग्जाम के लिए जो है इतना पढ़ना ही काफ़ी है। और पोकरण के बारे में बात करें, टोटल 7,871 लाख मैट्रिक टन जो है पोकरण किया गया था इस बार, और टोटल इसकी वैल्यू देखोगे तो 16.35 लाख करोड़ रुपये जो है इसकी वैल्यू है। सबसे ज़्यादा जो है बाजरा में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, वो आपको 63% मिलेगा। फिर तूर में जो है 59% मिलेगा, उड़द में जो है 53% मिलेगा। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में पूछ लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वैसे तो। नेक्स्ट में बढ़ता है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, इन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 76 नए जो है वाटरवेज खोलने के, और ये ऑपरेशनल होगा 2027 तक। ठीक है, जैसे कि हाईवे होता है, नेशनल हाईवेज रहते हैं जहाँ पे रोड एक दूसरे का कनेक्ट रहता है, वैसे ही जो वाटरवे भी रहता है जिसके अंदर जो एक दूसरे के साथ जो जितने भी इनलैंड वाटरवे हैं वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 76 जो वाटरवे हैं या नेशनल वाटरवे हैं, इसके अंतर्गत जो 47 नए जो है वाटरवे भी जो है इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हो रही थी यहाँ पे इन्होंने 46 बोला गया कि हम नए वाटरवे भी इंक्लूड करते हैं, और बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो कार्गो का मूवमेंट है वो बढ़ेगा, और एम है कि 2026 तक, मार्च 2026 तक जो है 156 मिलियन टन एनुअली जो है कार्गो भेजा जाएगा। ठीक है, अभी अगर बात करें तो अभी हमारे पास बहुत कम नेटवर्क है इंडिया के पास, टोटल 11 सिटीज़ में ही, 11 स्टेट्स में ही जो है 2024 में जो है इनलैंड वाटरवे है हमारे पास, और प्लान है कि 2027 तक जो है 23 स्टेट में फैलाया जाए और 4 यूटी में फैलाया जाए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका मेन बेनिफिट जो है कार्गो का ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हमने कोई भी सामान एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, कार्गो भेजते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो बहुत महंगा पड़ता है। रोडवे से भेजे या एयरवे से भेजे तो बहुत महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता जो है शिपवे या तो वाटरवे रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले टाइम पे जो है कार्गो बढ़ाने का, कि कार्गो का जो रूट अच्छा रहेगा तभी जो है कार्गो की मूवमेंट भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम लगेगा। जो भी चीज़ें एक जगह से जगह भेजना पड़ता है, ठीक है, इंडिया के अगर बाहर नहीं भेजना, अगर अंदर ही भेजना है तो ये जो है बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर के लिए है, जो अंडर जो वाटरवे हैं इंडिया के, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब अगर भेजना है तो वो बेनिफिट करेगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट करने का काम होगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। किसका काम होगा? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसका काम होने वाला है। जैसे कि नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रहता है, वैसे ही जो है वाटरवे का भी नाम दिया गया है। जैसे कि वाटरवे 1 के अंतर्गत जो है गंगा है, वाटरवे 2 के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र है। तो वाटरवे 1 के बारे में बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 के बारे में बात करें तो इसमें गंगा को बोला जा रहा है कि ये 1500 से लेकर 2000 डेड वेट टनज तक जो है बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर
कोई भी अगर वेसल मतलब जो भी शिप होगी तो उसका जो है टोटल जो है वेट कम से कम 1500 ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से लेकर 2000 तक जो है उठा सकता है। तो डेड वेट टनेज का मतलब हो गया कि इतना जो है कार्गो का वेट संभाल सकता है 1500 से लेकर 2000 तक। और ये अपग्रेड किया जाएगा कि जो नेशनल वाटरवे 1 गंगा में है यहाँ तक जो है उठा पाए। और उसके बाद बात करें एक साइड से कार्गो हब भी बनाने की बात कर रहे हैं वाराणसी और हल्दियाई में, ये चीज़ भी ध्यान देते हुए चलना आपको। और इसके साथ ही गंगा के साथ प्लान है नॉर्थ ईस्ट का भी कि 500 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट 5 साल में। और इसमें जो ब्रह्मपुत्रा जो है नेशनल वाटरवे 2 के अंदर आती है, तो इसके अंदर का जो टर्मिनल है, शिप रिपेयर है या एक्सेस रोड है, ये सब देने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर एक्सेस रोड नहीं दिया, अगर मान लेते हैं कि शिप पहुंच गई टर्मिनल पे, उसके बाद वो सामान नहीं पहुंच पाया जहाँ पे वेयर हाउस है वहाँ पे, तो क्या मतलब बनता है। तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जो है एक्सेस रोड भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बोला गया है कि जो वाराणसी और डिब्रूगढ़ है इसको भी जोड़ने का काम करेगा बाय रीजनल वाटरवे ग्रिड से। ठीक है, तो रीजनल वाटरवे ग्रिड के अंतर्गत बोला गया है कि जो वाराणसी और डिब्रूगढ़ है इसको जोड़ने का काम करेगा। और इसमें जो है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब क्या कि इंडिया जो है बांग्लादेश का जो रिवर है उसको यूज़ करेगा और अपना जो है कार्गो भेजेगा। ठीक है, और मोस्टली डिब्रूगढ़ बात करें तो आसाम में, ये पता होगा आपको, और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में है। तो अगर बात करें चिकन नेक के थ्रू अगर जाना पड़ता है तो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए जो है ट्राई कर रही है कि जो प्लान है गवर्नमेंट का कि हम जो है बांग्लादेश का जो है रिवर यूज़ करेंगे और वहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है ऑलरेडी डेली में पढ़ाया हुआ है। ये थोड़ा रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वीडियो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आपको डिटेल में पढ़ा सकता तो पढ़ा दूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं छोड़ के जा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने के लिए टाइम मिल जाता तो वो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, और ये जो है 3 डिफेंस पीएसयू को दे रहे हैं। ठीक है, तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 वैसे कैटेगरी 2 होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो है नवरत्ना होता है, महारत्ना होता है, ऐसे स्टेटस रहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अभी कौन से 3 डिफेंस को जो है एज अ डिफेंस पीएसयू बनाया गया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का, तो वो आपको देखना है। एक है म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड जो कि पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है, एक है आर्मर्ड वेहिकल निगम लिमिटेड जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है, और एक है इंडिया ओपटेक लिमिटेड जो कि देहरादून उत्तराखंड बेस्ड है। तो ये 3 जो है डिफेंस अभी जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंतर्गत आई है, और अब जो है इनको कुछ ऑटोनॉमी मिल गई है। ठीक है, पहले क्या था कि अगर बात करें कि कोई भी कंपनी अगर 3 साल तक प्रॉफिट में रहती है उसके बाद जो है मिनी रत्ना बन सकते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 या तो कैटेगरी 2 बन सकते हैं। पहले कैटेगरी 2 बनती है, और कैटेगरी 2 के अंतर्गत बोला जाता है कि 300 करोड़ तक जो है इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी देती है और ऑटोनोमसी थोड़ी कम रहती है। उसके बाद बात करें मिनी रत्ना 1 की, तो उसके इसमें उनको 500 करोड़ रुपये की प्रॉफिट दिखानी पड़ती है, और ये दिखानी पड़ती है 3 साल में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या रहता है कि इनको कुछ नेट प्रॉफिट भी मिल जाता है बाय द गवर्नमेंट, और मतलब इनको ऑटोनॉमस ज़्यादा मिल जाता है। जितना ऊपर जाओगे सबसे नीचे जो होता है वो मिनी रत्ना कैटेगरी 2 रहता है। इसके पास गवर्नमेंट से जो है ऑटोनॉमस इतना नहीं मिल पाता, इनको इतना ज़्यादा नहीं आता है कि आप इधर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो या वहाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, तो इनकी रिस्ट्रिक्शन रहती है। उसके ऊपर आता है मिनी रत्ना 1, उसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है। उसके बाद आता है नवरत्ना जिसके ऊपर और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है, उसको ज़्यादा ऑटोनॉमस बनाया जाता है। और उसका आता है महारत्ना के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर नहीं रहता, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, ये पूरा ऑटोनॉमस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है महारत्ना। तो ये पूरा लेवल है जो कि पीएसयू का रहता है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो है बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि मिनी रत्ना टोटल हमारे पास अभी 76 है और एज ऑफ जून 2025, और मिनी रत्ना की बात करें तो कैटेगरी 1 में आपको 64 मिलने वाला और कैटेगरी 2 में जो है सिर्फ 12 है। मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2 के बारे में आपको ऑलरेडी बताया। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि नहीं मिस्टेक नहीं, ठीक है, लास्ट जो मेकिंग प्रॉफिट है वो 3 साल का होना चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और कैटेगरी 1 के अंतर्गत 30 करोड़ का जो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर बात करें मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में ऐसा कुछ प्रॉफिट लिमिट रहता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने लॉन्च किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक तरह का 15 दिन लंबा नेशनल वाइड कैंपेन था जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर है उसको जो है मॉडर्नाइज किया जाए बाय कनेक्टिंग 1.5 करोड़ जो है फार्मर्स है उनको एडवांस टेक्नोलॉजी दिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो ये फार्मर है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन का यूज़ करके जो भी फार्मिंग का जो पेस्टिसाइड्स है वो फेंकना तो फेंक सकता है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग ये सब कर सकता है।
तो ये चीज़ जो है अभी उड़ीसा में एक इवेंट हो रहा था, वहाँ पे सब कुछ बताया गया था। उड़ीसा में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है भुवनेश्वर में, इधर जो है इवेंट हो रहा था और यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया था। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। इसके साथ ही जो है ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टनर करके जो है इसको लॉन्च किया। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर रहने क्या वाला है, इसके अंतर्गत जो साइंटिफिक टीम जो है वो बनेगी, ठीक है। इसके अंदर साइंटिफिक टीम जो है बनेगी, उसका जो एग्रीकल्चर साइंटिफिक टीम भी बनने वाली है और इनका काम रहेगा कि हर दिन हर एक टीम हर 2 विलेज में विजिट करेंगे, ठीक है। हर दिन हर एक टीम हर एक 2 विलेज में विजिट करेंगे और टोटल बोला जा रहा है कि ऐसा करते करते 700 डिस्ट्रिक्ट प्लस को जो है कवर किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। और इसके अंतर्गत जो भी गैप रहता है, जो भी किसान विज्ञान केंद्र के बीच में जो गैप रहता है या ICAR इंस्टीट्यूट के बीच में गैप रहता है उसको फिल किया जाएगा और इनको सिखाया जाएगा, जो भी फार्मर्स रहते हैं इनको सिखाया जाएगा कैसे जो है फार्मिंग करनी चाहिए, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग करनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ कैसे करना चाहिए, करना चाह रहा है तो, और सॉइल हेल्थ कार्ड ये सब के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैटरी लॉन्च किया गया है या अनरिवील किया गया है बाई जितेंद्र सिंह जो है अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक के। तो ये लॉन्च कर रहे हैं बैटरी आधार टेक्नोलॉजी और इसको लॉन्च किया गया है बैटरी समिट 2025 जो नई दिल्ली में हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसके थीम याद रखना इस समिट का, एड्रेसिंग चैलेंजेस ड्राइविंग इनोवेशन एंड स्केलिंग सॉल्यूशन इसका थीम है। और इसके बारे में बात करें तो ये बैटरी जो आप दिख रहे हो ना, ये बैटरी जो है डेवलप किया गया है टाटा एलिक्सी लिमिटेड जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि हमारे पास आधार है तो हमारे पास एक 16 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है और वो सबका यूनिक है, सबका आधार कार्ड नंबर यूनिक है। वहाँ पे आपका नाम है, फोटो है, फिर आपका जो बायोलॉजिकल प्रिंट है, जो भी चीज़ है तो वो सब आपके इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। वैसे ये आधार बैटरी भी रहने वाला है जिसके अंतर्गत 16 डिजिट का ही नंबर होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो 16 डिजिट का नंबर है, 16 डिजिट का है नहीं वैसे, लेकिन मान लो 16 डिजिट का नंबर है और ये जो है हर एक बैटरी पैक को दिया जाएगा। ये नंबर जो है हर एक बैटरी पैक को दिया जाएगा। जैसे कि आधार में आपका जो नंबर रहता है उसके बेस पे आपका फोटो, बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। वैसे ही जो बैटरी बनने वाली है, सारे जो बैटरी में एक एक नंबर दिया जाएगा और ये बैटरी जो है आइडेंटिफाई कराएंगे कि इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का था, इसका लोकेशन कहाँ पे है, बैटरी की केमिस्ट्री कैसी है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है और मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, सोडियम आयन बैटरी है इसका, लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया है, वो सब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस 16 डिजिट नंबर पे होने वाला है जिसका नाम इन्होंने रखा है आधार बैटरी। ये आधार बैटरी के बारे में बात करें तो ये आधार बैटरी जो है बेस्ड है टाटा एलेक्सी मोबियस प्लस प्लेटफॉर्म पर। अभी मोबियस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी जिसके अंतर्गत अगर इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में रखा गया हो तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा, तभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या रहता है। अब मान लेते कि एक बैटरी बनाई, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है इस ब्लॉक में रख दिया गया, उसके बाद दूसरी बैटरी बनाई, उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक में रख दिया, उसका तीसरी बैटरी पैक बनाई, उसका इन्फॉर्मेशन जो है इस ब्लॉक में रख दिया। ऐसे करके इन्फिनाइट जो है ब्लॉक्स में जो है रखते जा रहे हैं जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अगर मान लेते हैं किसी को जो है इस वाले बैटरी तक पहुंचना है, तो उसको सारे के सारे इन्फिनिटी ब्लॉक खोल के जाने पड़ेंगे, तब जाके ये इस ब्लॉक तक पहुंच सकता है। जिसकी वजह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सिक्योर बोला जाता है और इसी वजह से जो है इधर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज इसमें बैटरी का इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। जैसे कि आपका आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे जो बैटरी का जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है हम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वो भी किसका, टाटा एलेक्सी मोबियस प्लस प्लेटफॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है सेटअप किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा और इसको जो है सोनीपत हरियाणा में जो है बनाया जाएगा। सोनीपत हरियाणा में कहा, सोनीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 10,000 टन पर ईयर के हिसाब से रहेगी और अभी ये ऑपरेशनल दिसंबर 2027 से होने वाली है, ठीक है। तो दिसंबर 2027 से जो है ये ऑपरेशन होने वाली है और इसका जो मॉडल है आपको मिलेगा बिल्ड ऑन ऑपरेट के अंतर्गत जो है इसका मॉडल रहने वाला है। और बिल्ड ऑन ऑपरेट का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हो गया कि जो L&T एनर्जी लिमिटेड है, ग्रीन लिमिटेड है, ये इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली है और यही जो ऑपरेट करेगी 25 साल तक, ठीक है। एक रहता है BOT मतलब होता है बिल्ड ओन ट्रांसफर। उसके अंतर्गत जो प्राइवेट कंपनी होती है वो बनाती तो है, लेकिन बाद में उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये प्लांट ऐसा नहीं है, इसको जो है L&T एनर्जी ग्रीन टेक जो है इसको इस प्लांट को जो है बाद में ऑपरेट भी करेगी। अब नेक्स्ट चलते भारत जेन AI के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है अभी ऊपर ही आपने बताया कि जितेंद्र सिंह जी ने जो है एक बैटरी रिलीज की, उसके साथ ही जितेंद्र सिंह जो है वो उन्होंने जो है भारत जेन AI भी लॉन्च किया। अब भारत जेन AI को जो है भारत जेन समिट जो न्यू दिल्ली में हो रहा था, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड IIT मुंबई के जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है इनके द्वारा कराया गया था, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और अगर बात करें भारत जेन है क्या, तो भारत जेन इंडिया का पहला इंडिविजुअली डेवलप गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM मॉडल है, ठीक है। जैसे ChatGPT है या जिमिनी है उस तरह का मॉडल है। और इसके अंतर्गत जो है बोला जा रहा है कि टोटल 22 इंडियन लैंग्वेज रहेंगे। हमारे पास इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसके अंतर्गत है? वो आर्टिकल 8 के अंतर्गत है। तो ऐसी कुछ रहने वाला है कि जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो जो है ये AI समझ सकता है, वो जो है AI आंसर दे सकता है उसका। मोस्टली इस AI का फोकस रहने वाला है हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस के ऊपर, बट बाकी चीज़ें भी ये करते जाएगा। अगर बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका रहने वाला है, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब IIT मुंबई का है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा और ये किया जाएगा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत। इसके ये वाला जो सिस्टम है इसको 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत जितने भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं IoT बेस्ड उसको जो है कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे के साथ। और ऐसा नहीं है कि जो IIT मुंबई है इन्होंने अकेले ही कर लिया, इसके साथ जो 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब भी मिले हैं जो कि एक तरह से R&D में फोकस करते हैं। और इसमें से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क जो है ये भी बने हैं, ठीक है। तो ये जो है मार्केटेड प्रोडक्ट को बोला जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च फंड। जैसे 25 मान सकते हो कि 25 हमारे पास क्या है टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड है, उसमें से चार को जो है अपग्रेड किया गया है एज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन। एक मिनट देना है भैया। ठीक आ रही थी, चलो। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क जो है ये मोस्टली जो मार्केट रेडी प्रोडक्ट है उसमें फोकस करते हुए बनाया जाता है। तो ऐसे 4 जो है बनाए गए। टोटल जो कोर पिलर है वो आपको मिलेगा टेक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और इंटरनल कोलैबोरेशन। ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली फोकस करते हुए जेन AI को बनाया गया। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस बार के जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूज़ आए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है कि जो मनकुश मांडव्य है इन्होंने इनोग्रेट किया है अर्बन अड्डा 2025 का कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 जून से लेकर 5 जून 2025 तक चल रहा था। 3 जून के बारे में बात करें तो 3 जून को एज अ बाईसाइकिल डे की तरह बनाया जाता है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की तरह बनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून को उसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो इधर ही इसी दिन में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय, आप देख सकते हो इस फोटो में आ जाओ, ठीक है। अब इस फोटो में देख सकते हो इसको जो होस्ट किया गया था रायगिरी फाउंडेशन के द्वारा। अब रायगिरी के बारे में बात करें तो ये जो है दिल्ली बेस्ड है और ये लीड ऑर्गेनाइज की तरह काम कर रहे थे। इसको जो है को होस्ट किया गया था गुरुजल गुरुग्राम के द्वारा को होस्ट किया गया था। और इसके साथ ही जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, ये भी जो है इसका पार्टनर कर रहे थे। और इसके साथ जो सपोर्ट पार्टनर थे वो आपको मिलेगा नागारो जो है जर्मनी बेस्ड कंपनी है और ये जो है एज अ सपोर्टिंग पार्ट की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखोगे तो 3 दिन का ये इवेंट था, 3 इसमें थीम थे और 1 अड्डा था, ठीक है। 1 अड्डा था फॉर चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर बात करें क्या है ये अर्बन अड्डा, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो वेरियस टाइप्स के एक्सपर्ट, चेंज मेकर, उसके बाद पॉलिसी मेकर एक साथ आए थे और मेन काम था कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे जो है या सस्टेनेबल सिटीज़ कैसे बना सके उसके ऊपर बात किए थे, ठीक है। तो ये मोस्टली फोकस था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है उसके ऊपर फोकस करते हुए इनका काम रहने वाला था। कुछ की हाइलाइट्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें जो है यूथ वॉइस फोरम भी खोला गया है जिसमें अपना जो भी यूथ है
उनके लिए अर्बन इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया जो भी यूथ है अपना बात रख सकते हैं। वैसे एक साइक्लोथॉन भी लॉन्च किया गया, इसको वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के दिन लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जैसे हैकाथॉन में कंपटीशन होता है, साइक्लोथॉन में जो है 100+ साइकिलिस्ट आए थे और इन्होंने भी कंपटीशन में भाग लिया था। उसके बाद बात करें अर्बन फोरम फिल्म शोकेस भी किया गया था, और इसको 4 जून के दौरान जो है एक तरह शॉर्ट फिल्म है जिसको शोकेस किया गया था। उसके बाद पब्लिक आर्ट को भी डिस्प्ले किया गया था, जिसको बनाया गया था भाई सागर सिंह ने बनाया गया था इस आर्ट को, और इसको भी डिस्प्ले किया गया था इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्केव के अंतर्गत, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्केव के अंतर्गत। इसी दौरान जब ये इवेंट हो रहा था, यहाँ पे जो 2 तरह के बुक भी लॉन्च किए गए हैं। एक बुक का नाम है साइकिलिंग एंड चिल्ड्रन एंड सिटीज़, जिसको भाई रवि जोशी ने जो है बनाया था। उसके बाद बात करें रोड टू साइकिल टू स्कूल, इसको जो है भैरवी जोशी और उसके साथ जो है खुश परिकक जो है मिलके बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो इवेंट हो रहा था अर्बन अड्डा 2025 का कॉन्फ्रेंस, उधर ही जो है 2 बुक भी लॉन्च की गई, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। जो 3 तरह के थीम बोल रहे थे वो देख लेते हैं। एक है गति एंड ग्रीफ, समाधान एंड स्पार्क, और कल की सोच आज का संकल्प। ये जो है टोटल 3 दिन का थीम है। ये फर्स्ट डे का थीम है, सेकंड डे का थीम है, ये थर्ड डे का थीम है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है आपको। अब बढ़ते हैं सेलिब्रेशन की तरफ, ठीक है। तो सेलिब्रेशन के ऊपर बढ़े तो इसमें आपको मिलेगा कि अभी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसकी अभी 8वीं एनिवर्सरी थी, और इसके ऊपर जो सेलिब्रेशन किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और इसी दौरान जो है जैम AI भी लॉन्च किया। जैम AI के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला AI पावर्ड पब्लिक सेक्टर चैटबॉट है, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर चैटबॉट है जिसके अंतर्गत जो यूज़र हैं वो अपना ग्रीवेंसेस ये सब जो है फाइल कर सकते हैं। अब ई मार्केट प्लेस ये मान सकते हो गवर्नमेंट का जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, जहाँ पे लोग जो है अपना सामान बेच सकते हैं। मोस्टली फार्मर्स को फोकस करते हुए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आ रहा है 3rd लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, और इसका जो है सेलिब्रेशन जो है जितेंद्र सिंह ने किया है। और जितेंद्र सिंह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मतलब इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, और अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक संभाल रहे हैं। और ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ये लेवेंडर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा, ठीक है, जो जम्मू में। और इसकी वजह से ये जो लेवेंडर फेस्टिवल बनाया गया ये प्रमोट करेगा क्रॉप फार्मिंग को, ठीक है। क्रॉप फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ कवर करते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो जो गोवा के जो CM है, इन्होंने बोला है कि गोवा जो है 100% लिटरेसी अचीव कर चुकी है अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको उल्लास नव भारत साक्षरता भी बोला जाता है, ठीक है। अब उल्लास के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो 2022 से लेकर 2027 तक चलाया जा रहा है, और एम है कि जो भी 15+ के जो इंडिविजुअल्स या जो स्टूडेंट है जो अपना स्कूलिंग छोड़ देते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल स्कूलिंग है उसको छोड़ देते हैं, उसको वापस जो है स्कूल में लाया जाए, ये प्लान है इस इनिशिएटिव के अंतर्गत, ठीक है। तो जो 100% लिटरेसी है इसको अचीव किया गया है। इसको अचीव करने का प्लान है कि 2030 तक जो है 100% लिटरेसी पूरे इंडिया में रहे और हर एक स्टेट जो है 100% लिटरेसी अचीव कर ले। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी 100% गोवा के CM ने तो बोल दिया, बट ये भी अभी 100% है नहीं, क्योंकि रियलिटी में 99.7% जो है लिटरेसी रेट है गोवा का। और ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसका जो एम है, बेंचमार्क है, वो 95% है, उसको तोड़ देता है। तो ये फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसके पास 100% जो है लिटरेसी रेट है। उसका सेकंड स्टेट आपको मिजोरम याद रखना है, क्योंकि मिजोरम के बारे में बात करें तो इनके पास 98.2% जो है एज अ लिटरेसी रेट है। और लद्दाख जो है पहली यूटी बनी थी जिन्होंने 100% लिटरेसी अचीव कर ली थी जून 2024 तक, ठीक है। ये आप देख सकते हो, कुछ छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी रहता है, उस हिसाब से इनका जो लिटरेसी रेट है उसको भी मैनेज करना ईजी रहता है, तभी ये जो 100% अचीव कर पाए। इसके बाद बात करें अगर बिहार होता, उत्तर प्रदेश होता, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट अचीव करना बहुत मुश्किल है 100%, लेकिन कुछ ना कुछ करके अचीव कर लेंगे। मुझे लगता है कि 2030 तक कर पाएंगे, बट फ्यूचर में बाद कभी तो कर लेंगे, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं बढ़ते आगे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आ रहा है गुजरात जो है 24th स्टेट या यूटी बना है जिन्होंने 100% जो है रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट की गई थी, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के विजिट में थे और यहीं पे इन्होंने इनोग्रेट भी किया एक दाऊद सही में दाऊद है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कि गुजरात में बनाया गया है। और यहीं पे जो है इन्होंने बोला कि गुजरात जो है 24 स्टेट बन चुके हैं जिन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया। पहला अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में बात करते हैं, मुंबई से थाने में चला था
1925 में। और अभी तक जो है पूरे इंडिया में अब तक इलेक्ट्रीफाइड हो नहीं पाया रेलवे, इवन बहुत जगह तो रेलवे लाइन भी नहीं बची है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पे। तो पहाड़ की वजह से, या तो जो उत्तराखंड की जगह पे है वहाँ पे भी अभी तक रेल लाइन गई नहीं है। तो अभी तो इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो रही है, बाद में देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, और स्टेट्स भी आएंगे जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। अब फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक ही फर्स्ट न्यूज़ है जो कि आ रहा है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने एक एआई बनाया है, ठीक है। ये एआई कैसा है, ये जो रशिया का एक मॉडल है, जैसे कि जो नेस्टिंग डॉल रहता है उसके अंदर देखते हुए इसको बनाया गया, ये एआई को बनाया गया। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि एक डॉल है, एक बड़ा डॉल है, उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर छोटा डॉल मिलता है, वो छोटा डॉल को खोलते हैं तो उससे और ज़्यादा छोटा डॉल मिलता है, उस छोटा डॉल को खोलते हैं तो उसके अंदर और छोटा डॉल मिलता है। तो उसको ही देखते हुए, उसी मॉडल को देखते हुए जो है एक तरह से गूगल का एआई बनाया गया है। और ये जो गूगल का एआई बनाया गया है ये यूज़ करेगा जिमिनी एआई मॉडल को, ठीक है। तो जिमिनी एज अ सेंट्रल ब्रेन की तरह मानने वाला है, और ये जो सारे एप्लीकेशंस हैं और प्लेटफॉर्म्स है उसको कंट्रोल करेगा, जैसे कि नेस्टेड डॉल करती है वैसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। अब अदर सी न्यूज़ में बढ़े, तो अदर सी न्यूज़ में चले तो आपको मिलेगा कि विश्वनाथन पाडाकांटी जो कि सिर्फ 16 साल के हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना से आते हैं। ये जो यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 7 समिट चैलेंज जो है पूरा किया है। अब 7 समिट चैलेंज क्या रहता है, 7 समिट चैलेंज के अंतर्गत जो हाईएस्ट पीक है, जो 7 हाईएस्ट पीक है ऑफ 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, उसको बोला जाता है 7 समिट चैलेंज। मतलब पहाड़ जो है 7 कंटिनेंट में जो भी पहाड़ है जो सबसे हाईएस्ट पीक में रहेंगे, वो अगर कोई पर्सन चढ़ जाता है तो उसको जो है 7 समिट चैलेंज पूरा कर लिया ऐसा बोला जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो है यंगेस्ट बन चुके हैं, और ये ग्लोबली सेकंड यंगेस्ट है कि जिन्होंने ये चीज़ की गई है। तो फर्स्ट यंगेस्ट कौन है, फर्स्ट यंगेस्ट आपको जॉर्डन मिलने वाला है जो कि फर्स्ट यंगेस्ट है, जो कि यूएसए से आते से 15 साल की उम्र में इन्होंने जो है 7 समिट चैलेंज जो है पूरा कर दिया था। लास्ट देखना है कि लास्ट भी पूछा जाता है कि लास्ट कौन सा माउंटेन ही चढ़े थे। तो जो विश्वनाथन है ये लास्ट जो है माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, और ये मई 27 2025 में चढ़ाया गया था। तो ये चीज़ आपको नहीं पूछा, डेट नहीं पूछेगा, बट आपको बताना चाहिए कि ये मई 27 2025 को चढ़े थे, और इन्होंने अपनी जर्नी बिगन की थी 2022 में, ठीक है। और प्रीवियसली ये रिकॉर्ड जो था वो कमया के पास था, और अब जो है कहाँ पे है, विश्वनाथन के पास है। अब आप देख सकते हो हाईएस्ट पीक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैंक से टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि एशिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट है, और इसकी लोकेशन आपको नेपाल और चाइना में मिलने वाली है, और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी माउंटेन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एड क्रॉप्स जो कि हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है फॉर साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर का। ये मोस्टली जो फार्मिंग जो ड्राई और हॉट रीजन है उसको जो है बढ़ावा देने का काम करेगा। अब ड्राई और हॉट रीजन जैसे कि हमारा ग्लोबल साउथ हो गया, उसको फोकस करते हुए बनाया जाएगा। अब ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया और साउथ के जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ का मतलब वो कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे आते हैं। तो ये सारे के सारे एक साथ मिलेंगे और ये जो है एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेंगे। ऐसा ही एक ग्लोबल नॉर्थ भी होता है जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी मॉर्निंग में ही पढ़ाया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो ये ग्लोबल जो नॉर्थ होता है इसके अंतर्गत यूएसए, यूके ये सारे आते हैं, जर्मनी ये सारे कंट्रीज आते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ समझ आ गया होगा। और इस पर का काम क्या रहने वाला है कि जो भी इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज़ है वो जो डिफरेंट जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनको दिया जाए। किसके द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स के अंदर आती है। इन्होंने इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया था। और बात करें ICRI सेट की, तो इन्होंने जो है पार्टनर किया था दक्षिण के साथ भी। तो दक्षिण का फुल फॉर्म मिलेगा डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है ये प्रमोट करता है ट्रेनिंग एंड कॉपरेशन एमंग दी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं उसके बीच में जो है ट्रेनिंग और कॉपरेशन करने के लिए हेल्प करता है। अब बढ़ते बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ। नेशनल पढ़ लिया और बैंकिंग अवेयरनेस, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे और ये लास्ट रहने वाला, ठीक है। और उसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें रिमेनिंग करंट अफेयर्स भी आपके लिए खत्म कर दिया जाएगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर मैं सिर्फ नेशनल बैंकिंग पढ़ाऊँगा, बाकी नहीं। कारण है क्योंकि मेहनत लगती है इस वीडियो ऐसे वीडियोज़ बनाने में, और ऐसे वीडियोज़ बनाने के बाद अगर व्यूज़ ना आए तो बुरा लगता है डेफिनेटली, और मोटिव नहीं लगता, फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाती।
कोई नहीं, आप सपोर्ट करो, मैं डेफिनेटली जो है इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें हम पूरा पूरा कंटेंट खत्म कर लेंगे। चलो अब अपने न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो बैंक आने से पहले तो आरबीआई न्यूज़ खत्म करते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि आरबीआई ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है आरबीआई क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे नाम से तो लग रहा है कि क्लाइमेट रिस्क को जो है देखते हुए सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक का डिफरेंट रिस्क होता है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया, ठीक है, उसके बाद जो भी रिक्सेस होते हैं, तो उसके साथ ही बोला गया है कि 2 तरह के और रिक्सेस ऐड करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा उसको समझते हैं। ये जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो है हेल्प करेगा कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि जो आरबीआई का जो क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये 2 पार्ट में होना चाहिए। पहला पार्ट एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको पब्लिक डिपॉजिटरी के नाम पे, डिक्शनरी के नाम पे जाना जा रहा है। तो इसके अंदर एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें कोई भी पर्सन अगर विजिट करके क्लाइमेट रिलेटेड डेटा पता लगाना चाहे तो लगा पाए, जैसे कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया और मैप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लग पाए। और दूसरा सिस्टम बनाने बोला जो कि सिर्फ प्राइवेट बेस्ड होगा, मतलब प्राइवेट पोर्टल होगा, जो कि एक तरह का स्पेशल टूल होगा, सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही जो है एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत रेडीमेड डेटा, रिलायबल क्लाइमेट डेटा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे जो है बेटर डिसीजन ले पाए, किसको लोन देना, किसको लोन नहीं देना, ये सब जो है डिसीजन ले पाए। इसी वजह से इनिशिएटिव लिया गया है। वाई डज आरबीआई डू दिस? आरबीआई ने ये चीज़ क्यों की गई है? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है इसके से बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा लॉस है बिजनेस के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो रिस्क है, बैंक को बोला है कि इस रिस्क को अभी आपका जो नॉर्मल जो रिस्क चल रहा है, ठीक है, जितने भी रिक्सेस हैं, 10 रिक्सेस हैं हमारे इंडिया में, तो वो हमने दिल्ली में पढ़ा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे कवर नहीं करते उसको। तो जो भी रिस्क है उसके साथ जो है फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क भी ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला है कि बैंक को समझने की ज़रूरत है, अगर बिजनेसेस नहीं चल पाए तो बैंक को लोन पेमेंट कैसे करेंगे बिजनेसेस। तो इसी के लिए बोला है बैंक को जो है एक तरह से फिजिकल रिस्क एनालाइज करना है, जिसके अंतर्गत अगर वो बिजनेस है उसको नेचुरल डिजास्टर क्या क्या हो सकता है उसको देखने के लिए। और दूसरा बोला ट्रांजिशन रिस्क भी देखने के लिए बोला गया, जिसके अंतर्गत अगर गवर्नमेंट का रूल अगर चेंज हो जाता है और इवन अगर मार्केट अगर शिफ्ट हो जाता है टू द क्लीनर एनर्जी, तो उस केस में बैंक को कैसे काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें करने, ये दोनों रिस्क से देख के जो है बैंक को काम करना चाहिए। ये आरबीआई का कहना है, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद ही आरबीआई ने ये बोल तो दिया। अब आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई बोला कि हम जो है एक तरह से डिस्क्लोज करेंगे जो फ्रेमवर्क है वो, और इसके अंतर्गत जो बैंक का जो भी इन्फो है कैसे जो है क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर रहा है वो अपडेट करते रहना पड़ेगा आरबीआई को। इसके साथ ही आरबीआई ने बोला कि हम एक सैंडबॉक्स प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल इनोवेटर्स हैं तो वो अपना जो भी टेस्टिंग है वो आरबीआई में आके कर सकते हैं, ठीक है। तो सैंडबॉक्स का मतलब क्या है? एक तरह से टेस्टिंग लैब होता है, जिसके अंतर्गत अपना जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो जो है आरबीआई के पास जाके टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ग्रीनाथॉन भी। ग्रीनाथॉन एक तरह का नया आइडिया है जिसके अंतर्गत इको फ्रेंडली बैंकिंग जो है होगी, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि पहला जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ था जिसके बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो आपको मिलेगा अक्टूबर 2024 में। तो ये चीज़ भी आपको एज अ नोट याद रखना है कि पहली बार इसके बारे में जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अक्टूबर 2024 में जो है की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने ड्राफ्ट किया है अमेंडमेंट टू मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, ठीक है। मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी को जो है अमेंड करने की बात की गई है, जो कि सिंप्लीफाई करने वाला है कंप्लायंस, इजी कस्टमर एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। ये एक तरह से पब्लिक फीडबैक देने का काम करेगा 6 जून 2025 तक, मतलब इसको पहले लॉन्च कर दिया गया था। और पब्लिक का जो भी ओपिनियन है कि केवाईसी में क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो सब कुछ बोला गया कि 6 जून 2025 तक बताने के लिए। और इसके बारे में बात करें तो ये जो मास्टर डायरेक्शन है ये अलाइंड है विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2005 के, और इसके साथ गवर्नमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 के अंतर्गत अलाइंड है। क्या क्या की प्रपोजल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। की प्रपोजल है कि जो नॉन न्योन कस्टमर अपडेट है ये टोटल 3 रिक्स में बांटा जाता है, ठीक है। जो केवाईसी अपडेट है उसको 3 रिक्स में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। तो लो के अंतर्गत जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं वो आते हैं, मीडियम के अंतर्गत जो बिजनेस होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो आते हैं, हाई रिस्क के अंतर्गत स्टार्टअप्स ये सारे आते हैं, ठीक है। तो इनको केवाईसी अपडेट कराने का डेट भी देख सकते हो, जैसे कि लो रिस्क वाले को 10 साल में रहता है, मीडियम रिस्क वाले को 8 साल में, हर 8 साल में, और हाई रिस्क वाले को हर 2 साल में। तो बोला गया कि जो भी लो रिस्क कैटेगरी में जैसे फार्मर्स भी आते हैं इसमें, तो उनको जो है जून 30 2026 तक टाइम है कि अपना केवाईसी पूरा कर लो।
और इसकी वजह से जो डीबीटी है वो भी टाइम पे मिलेगा बेनिफिशियरी को और रूरल कस्टमर्स को। अब मान लेते हैं फार्मर ने जो है केवाईसी नहीं कराया तो उनका जो है बैंक स्टॉप कर दिया जाएगा, वो पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे, उनके बैंक में ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि अब जो है जून 30 2026 तक जो है ये डीबीटी के थ्रू पैसा जाएँ जो भी फार्मर्स हैं उनको, और अपना जो केवाईसी तब तक वो अपडेट कर लें। ठीक है, अगर बात करें कुछ माइनर चेंज करना हो, जैसे एड्रेस चेंज करना हो, तो उस केस में केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई के ड्राफ्ट में। ये अभी ड्राफ्ट है, ये बना नहीं है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाद में होगा इसके ऊपर, बट अभी इसके ऊपर बातें होंगी, उसके बाद जो है चीज़ें होंगी। बट एग्जाम में अगर ड्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर माइनर चेंजेस हो, तो अगर एड्रेस का कुछ चेंजेस हो तो वो चीज़ ऐसा नहीं कि वापस से केवाईसी फॉर्म भर रहे हो, वापस से आप अप्लाई कर रहे हो, वापस से फोटो जमा कर रहे हो, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बोला गया एक सिंपल सब डिक्लेरेशन दे देना, उसके बेस पे जो है जो माइनर चेंज होता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो अननेसेसरी पेपर का यूज़ होता है या ब्रांच विजिट होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहना आरबीआई का ड्राफ्ट में। उसके बाद बात करें, बोला गया कि बैंक को जो है कम से कम 3 रिमाइंडर देना पड़ेगा जो भी केवाईसी अपडेट है उसके ऊपर। अगर किसी का केवाईसी एक्सपायर हो गया या होने वाला है तो उसको 3 तरह से अपडेट देना पड़ेगा। एक होगा एसएमएस, दूसरा होगा ईमेल, तीसरा होगा रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब पोस्ट के थ्रू, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको टेक का इतना पता नहीं, मोबाइल का इतना कुछ पता नहीं है, वो एसएमएस ईमेल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसको पता नहीं लगे मेरा केवाईसी एक्सपायर हो गया। लेकिन अगर उसके पोस्ट के थ्रू अगर उसके ऊपर रिटर्न कम्युनिकेशन आ गया तो डेफिनेटली उसको पता लग जाएगा, तो इसके से ये स्टेप भी लिया गया। उसके बाद बात करें जो डोरमेट अकाउंट होता है या अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट 10 साल तक क्लेम नहीं किया जाता, और जो डोरमेट अकाउंट वो अकाउंट जो कि 2 साल तक इनएक्टिव रहते हैं, तो इसके लिए भी ही बोला गया है कि इसके लिए जो भी केवाईसी है वो कोई भी ब्रांच में जाकर कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ होम ब्रांच में ही जाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। इसके साथ ही बोला गया कि वीडियो केवाईसी भी रखने के लिए बैंक्स को और बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग जो है उनको भी जो है एनकरेज किया है कि आप भी पार्ट लो इस इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट भी आरबीआई की तरफ से न्यूज़ है जिसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, आरबीआई ने पब्लिश किया है डेटा इंडिकेशन ऑफ डी एक्सीलरेशन इन द ग्रोथ ऑफ बैंक डिपॉजिट अक्रॉस इंडिया, और इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 10.6% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। पिछले साल जो था वो 13% था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मैं आपको रिपीट नहीं करवाऊंगा, मैं ऑलरेडी इस पर डेली में पढ़ा चुका हूँ, और इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। वीडियो को पॉज करो और ये सारा डेटा याद कर लो, अभी याद एक बार कर लो और बाद में इसको भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में जब इसको वापस पढ़ने जाओगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसको भूल जाओगे, तो बेटर यही रहेगा कि एग्जाम के टाइम इसको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अब लाइसेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो जियो ब्लैक रॉक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनको जो है फाइनल अप्रूवल मिल गया कि ये अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है इंडिया में कर सकते हैं, और ये अप्रूवल जो है सेबी ने दिया है। इसके साथ ही एक नया तरह से सीओ भी बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो जियो और ब्लैक रॉक है ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है बिटवीन जियो फाइनेंस सर्विस और ब्लैक रॉक के बीच में, और इनको जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था अक्टूबर 4 2024 में। अब इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया मई 2025 में। अब इन अप्रूवल प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड से पहले प्री बोर्ड लेना, तो ऐसे ही कुछ है कि फाइनल अप्रूवल से पहले जो है एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है, देखने के लिए काम कर पा रहे कि नहीं सही से, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। तो अभी मई के टाइम पे इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। इसके साथ आपको याद रखना है कि एक नए एमडी एंड सीईओ भी बनाया गया है जियो ब्लैक एएमसीज का, ब्लैक रॉक एएमसीज का। ये इनका नाम आपको याद रखना है सिड सुब्रमनाथन को जो है बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है ब्लैक रॉक में एज अ एक्स हेड ऑफ इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी की तरह काम कर रहे थे, और अब इनको हेड बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है नेटवर्थ कैपिटल आईएफसी गिफ्ट सिटी जो है इन्होंने इनको लाइसेंस मिल चुका है कि ये जो है एज अ क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट में पानी पी लूँ। एज अ इनको फंड मैनेजमेंट इक्विटी लाइसेंस मिल चुका है, और अब जो है ये इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैसे है ये पब्लिक से उठा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्कीम भी रन कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दिस लाइसेंस। और ये पहली नॉन एएमसीज बनी है, नॉन एएमसी बनी है जो कि एफएमई रिटेल का लाइसेंस मिला है आईएफसी गिफ्ट सिटी का। ठीक है, तो याद रखना कि आईएफसी गिफ्ट सिटी का इनको लाइसेंस मिला है। अब सेबी के बारे में बात करें तो सेबी ने जो है इंडस बैंक के जो सीईओ हैं उनको बैन कर दिया गया, और उसके साथ 4 लोगों को और बैन किया फॉर दी इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े तो सेबी ने बैन किया है सुमत
लिया को, ठीक है, कपालिया को जो है बैन किया है। और ये फॉर्मल सीईओ हैं इंडस बैंक के। क्यों बैन किया? क्योंकि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी कि इनको इन्फॉर्मेशन पहले से पता था कंपनी डूबने वाली है या ग्रो करने वाली है, तो उस हिसाब से वो बाय और सेल कर लेते थे अपना शेयर। इसकी वजह से इनके ऊपर ये बैन लगी गई है और पब्लिक के पास आने से पहले इनके पास आ जाता था। इसके साथ ही 4 और एग्जीक्यूटिव हैं, उनका नाम भी याद रखना है, जैसे कि अरुण खुराना जो कि फॉर्मर ईडी थे, फॉर्मर ईडी और डिप्यूटी सीईओ भी थे इंडस बैंक के, उनके ऊपर भी लगा है। उसके साथ सुशांत सौरभ के ऊपर भी लगा है, रोहन के ऊपर भी लगा है और अनिल राव के ऊपर भी लगा है। ये जितने भी लोग देख रहे हो 4% जो है एग्जीक्यूटिव रोल में थे और इनको ही जो इन्फॉर्मेशन पता होती है कि इंडस बैंक कैसा काम करने वाली है, तो उस हिसाब से ये अपना जो शेयर था वो बाय और सेल करते रहते थे पब्लिक के आने से पहले। और गवर्नमेंट का रूल है कि आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लग गई है तो, ठीक है। तो ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत वायलेशन हुआ है, इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग रूल जो है वायलेट किया और अब जो है इनके ऊपर ये चीज़ लगी है, ठीक है। तो जीडीपी प्रेडिक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि फ्रांस है, इन्होंने जीडीपी प्रेडिक्शन किया 6.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 और ये देख सकते हो कि पिछले महीने से जो है 0.1% जो डिक्रीमेंट है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इवन आफ्टर अभी रिसेशन चल रहा है या डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ लगाया उसके बाद भी। अब बढ़ते लॉन्चेस के ऊपर, ठीक है। तो लॉन्चेस के ऊपर पहला न्यूज़ आ रहा है इंडियन बैंक की तरफ से कि इंडियन बैंक ने जो है एनआरई सेविंग अकाउंट और प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ये आप देख सकते हो प्रीमियम डेबिट कार्ड। तो इसके बारे में पढ़े तो ये प्रीमियम डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया इसके साथ जो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट है, इसके अंतर्गत क्या रहता है कि जो पैसा फॉरेन में कमा रहा है, अब मान लेते कोई एक पर्सन यूएसए में काम कर रहा है और वो जो है यूएस डॉलर में पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको अगर इंडियन रुपये में पैसा रखना हो तो वो रख सकता है एनआरई सेविंग अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक तरह का अकाउंट जो है इंडियन बैंक ने बनाया है जिसके अंतर्गत जो मॉडर्न जो एनआरआई के जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद ही जो है एक तरह से प्रीमियम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है, इंड डीलाइट, इंड प्रीमियम और इंड प्लस, तो ये भी लॉन्च किया गया है भाई इंडियन बैंक के द्वारा। अगर बात करें सेबी और फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बढ़ाया कि दोनों ने मिलकर निवेशक शिविर जो है लॉन्च किया था। तो ये पहला अभी के टाइम पे पुणे में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो अनक्लेम डिविडेंड है या शेयर है, अनक्लेम डिविडेंड जो कि 7 साल तक इसको कोई छूता नहीं है, ठीक है। वो डिविडेंड जो 7 साल तक यूज़ नहीं करा जाता। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न करती कंपनी वो जो है जो भी शेयर होल्डर होता है उसको बांट दिया जाता है। तो साल तक जो क्लेम नहीं किया जाता उसको अनक्लेम डिविडेंड बोला जाता है। और पहला ऐसा पुणे में ऑफिस खुला है जो कि अनक्लेम डिविडेंड को जो है क्लियर करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट आ रहा है SBM बैंक ने जो है एक तरह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और ये एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होगा कि ये पहले फिक्स्ड डिपॉजिट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और ये रुपये बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन अगर यूपीआई एनेबल करना चाहता है तो कर सकता है और यूपीआई के थ्रू भी ये पेमेंट कर सकता है इस कार्ड के थ्रू। मिनिमम एफडी जो है बोला गया है SBM बैंक की तरफ 5,000 रुपये रखनी चाहिए और 5,000 रुपये रखा गया तो इसका लिमिट जो है 4,500 रुपये या 5,000 से कम रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है एफडी में, एफडी जो बन के जो क्रेडिट कार्ड बनता है जो लिमिट रखी रहती है उससे कम रहता है, क्योंकि मान लेते क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कहीं भाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए जो है 5,000 लिखा गया है, तो इससे कम लिमिट ही रहती है क्रेडिट कार्ड में। अगर बात करें कि SBM बैंक की तो ये मुंबई में बेस्ड है और अगर GET की बात करें तो बेंगलोर में एक तरह से क्रेडिट स्कोरिंग बिल्डर प्लेटफॉर्म है। ये दोनों मिलके ये FD कार्ड जो है लॉन्च किया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो 2 तरह के स्टेट गवर्नमेंट न्यूज़ है, 2 नहीं सच 3 तरह के। एक तो उड़ीसा ने लॉन्च किया अंकुर इनिशिएटिव। अंकुर इनिशिएटिव का प्रोग्राम देखोगे तो अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, अ स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव टू फॉस्टर इंक्लूजन रिसिलेंस और क्लाइमेट अर्बन ग्रोथ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको अंकुर का जो फुल फॉर्म मिलने वाला है। और आसाम गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आसाम गवर्नमेंट लॉन्च किया इटी कोली दुती पाठ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी टी गार्डन जो आसाम के जो टी इतना फेमस है उसके जो टी गार्डन के जो वर्कर्स हैं उनको जो है एक तरह से 5,000 रुपये करके फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। वो टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है 5,000 रुपये करके दिया जाएगा। ऐसा कुछ कहना है आसाम कैबिनेट का या तो आसाम गवर्नमेंट का। इसके साथ ही जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है आसाम में उसका नाम चेंज करके जो विपिन हाजरिका एयरपोर्ट रखा गया है। और विपिन हाजरिका के बारे में बात करें तो सिंगर है जो आसाम में बहुत फेमस है और इनका भी 100वां बर्थ एनिवर्सरी थे, वहीं पर जो है ये नाम चेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो
नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मध्य प्रदेश की तरफ से, इन्होंने रायवर वीर स्कीम लॉन्च किया जिसके अंतर्गत टोटल आउटरे रखे गए 2100 करोड़ रुपये। और इसके अंतर्गत कोई भी अगर रोड विक्टिम होता है, वो रोड विक्टिम को अगर कोई हेल्प करता है तो उसको जो है 25,000 रुपये करके दिए जाएंगे। पहले ये रुपये था 5,000 रुपये करके देने का, अब जो है 25,000 रुपये करके देने की बात की गई है कि अगर कोई भी पर्सन अगर रोड विक्टिम को बचाता है, जैसे कि लड़की भाग भाग के गई कि 25,000 रुपये मिलेंगे मेरे को, इसलिए मैं बताने जाती हूँ, तो इसके लिए जो इसको लॉन्च किया गया, मजा कर रहा हूँ, बट इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च किया गया कि जो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो किसी को भी देख के छोड़ के चले जाते हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तब भी विक्टिम को छोड़ के चले जाते हैं, और छोड़ के ना जाए और कुछ पैसे भी कमाएं, 25,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो छोड़ के ना जाए और 25,000 सोच के ही कम से कम वो जो है हेल्प करने जाए इस लड़की की तरह, इसलिए जो है मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च किया। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, उसके साथ नेशनल अफेयर्स हमने सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद लॉन्चेस भी हमने खत्म कर दिए। और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। और ये PDF चाहिए होगा तो आपको बैंकिंग सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इवन आप अपना वेबसाइट में जा सकते हो www.mappingaffairs.com में, वहाँ पे भी आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी क्या हम इतना रखते हैं, और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सकल चैनल। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।